बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा बतूल, हमारे पास सेल चैप्टर है बेटा, फर्स्ट ईयर का। और टॉपिक का नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सही। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस और सेल की डेफिनेशन वगैरह बेसिक। सही। अच्छा अब जरा देखना बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं बतूल कि एक सेल में सबसे डोमिनेंट ऑर्गेनल कौन सा है, तो योर आंसर न्यूक्लियस। शुड बी न्यूक्लियस। सही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेल में एक ऐसा ऑर्गेनल भी है जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ हुआ है, मोस्ट एक्सटेंसिव ऑर्गेनल, यानी कि वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेके हमारी सेल मेम्ब्रेन तक पाया जाता है, तो तुम ना उसको लॉन्ग बोलोगी ना शॉर्ट बोलोगी, आप उसको बोलोगी मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनल। क्या बोलोगी बतूल? मोस्ट एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनल, सबसे ज्यादा एक्सटेंड हुआ हुआ है, बिल्कुल एक्सटेंड हुआ हुआ है। देखो कि वो, एक्सटेंड। बिल्कुल कि वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है ना न्यूक्लियस की, एक होती है आउटर और एक होती है इनर, डबल मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन से वो कंटिन्यूअस है और वो जा रहा है हमारी सेल मेम्ब्रेन तक, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तो उस ऑर्गेनल का नाम होता है चंदा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सही है। सही। इसका नाम समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब, क्योंकि मैं आपको उसका ब्रेकअप बता रहा हूँ। देखो, एंडो का मतलब होता है बेटा अंदर, एंडो का मतलब जी। होता है कोई चीज इनसाइड, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर। प्लाज्म, प्लाज्म का तो मतलब होता है फ्लूइड। बिल्कुल। तो क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लूइड में मौजूद है? आपका आंसर होगा यस। मैं कहूँगा फ्लूइड का नाम बताओ, तुम कहोगे सर ये तो साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो साइटोप्लाज्म में कोई भी ऑर्गेनल होता है तो हम कहेंगे सर वो तो फ्लूइड में मौजूद है, क्योंकि साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड। तो वहीं से इसका नाम चल गया एंडोप्लाज्मिक, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। प्लाज्मिक मतलब प्लाज्म। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स, यानी कि छोटी छोटी नालियों जैसा एक नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स, छोटी छोटी नालियों का एक नेटवर्क है जो आपस में इंटरकनेक्टेड हुई भी एक दूसरे से। सही। नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स। अब जी। सही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा ऑर्गेनल है, किस लिहाज से कि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ हुआ है। ठीक है, ये हो गया। और इसके पॉइंट्स भी बता दूंगा, मसला नहीं है। अब आ जाओ, इसका मतलब ये फर्स्ट पॉइंट के क्या लिखा हुआ है? इट इज़ एन एलेबोरेटेड, ठीक है, एक्सटेंसिव भी कह सकती हो, एलेबोरेटेड भी कह सकती हो, काफ़ी एक्सटेंड हुआ हुआ है, फैला हुआ है। ट्यूब लाइक, ट्यूब जैसे होते हैं। नेटवर्क ऑफ चैनल्स, चैनल्स क्यों बोले? क्योंकि एक दूसरे से वो कनेक्ट हुआ है। ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हुआ हुआ है बेटा? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक क्या हुआ हुआ है? एक्सटेंड। बिल्कुल सही है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ हुआ है। सही बतूल। यहाँ से लेके, मतलब किसी भी साइड पे बना लो, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक्सटेंड हुआ हुआ है। ठीक है। हम्म। ठीक है। अच्छा, क्या इसमें फोल्ड्स हैं? क्या इसमें फोल्ड्स हैं? बिल्कुल। इसमें अंदर की तरफ फोल्ड हैं, जैसे ये अलग से बना हुआ है, अलग से अगर बनाऊं, ये कुछ इस तरह है। इसके अंदर फोल्ड्स भी हैं, लेकिन वो फोल्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ हैं। दिस वन, मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले जो फोल्ड्स हैं, इस फोल्ड्स को क्या कहते हैं? इस फोल्ड्स को हम लोग बायो में कहते हैं सिस्टर्ने या सिस्टर्नाए। इनवर्ट फोल्डिंग या आउटवर्ट फोल्डिंग? तो तुम बोलोगी इनवर्ट फोल्डिंग, अंदर की तरफ है। जी। सिस्टर्नाई, ये इनवर्ट फोल्डिंग हो गई। सही है। द इन फोल्डिंग्स आर नोन एज सिस्टर्नाई। डन। हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया। ठीक है। सेकंड पॉइंट। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज से मिलके बना हुआ है? सर ये मिलके बनता है दो चीजों से, लिपिड प्लस प्रोटीन। देखो। बिल्कुल, तो लिपोप्रोटीन कह लो। वेरी गुड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रफ। रेटिकुलम। बिल्कुल। हम्म। स्मूथ की सरफेस पे कोई आपको ग्रेन्यूल्स या राइबोसोम्स नजर नहीं आते। ग्रेन्यूल्स मतलब ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जो रफ होता है, उसकी सरफेस पर हमें राइबोसोम्स नजर आते हैं, तो इसलिए उसको रफ कहते हैं। और स्मूथ का एक और नाम हो गया ए ग्रेन्यूलेटेड, यानी कि ए का मतलब होता है बायो में एब्सेंट। तो ए का मतलब वन नहीं होता, ए का मतलब बायो में होता है किसी भी चीज का एब्सेंट होना। ए सेल्यूलर अगर मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब है सेल का एब्सेंस। तो स्मूथ का एक और नाम ए ग्रैन्युलेटेड, यानी कि एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। और यहाँ ग्रैन्यूल से क्या मुराद है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया, तो राइबो मतलब आरएनए, राइबो जी। न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल। फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल। और सोम्स का मतलब क्या होता है? सोमा का मतलब होता है बॉडीज।
तो राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, याद है, क्योंकि जिसके पास राइबोसोम है उसके पास आरएनए, जिसके पास आरएनए है वो क्या बना सकता है, प्रोटीन्स। ऐसे ही है बतूल, जी जी। है ना। तो स्मूथ का एक हम्म। और नाम याद करने की ऐसे जरूरत नहीं है, आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई टेंशन नहीं है इसमें, आप शॉर्ट फॉर्म कह सकती है, मसला नहीं है इसमें, लेकिन पेपर में नहीं, समझने के एतबार से तो सही है। अच्छा, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनका ताल्लुक नहीं होता राइबोसोम से, यानी कि विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम, यानी कि इसमें राइबोसोम नहीं होते। अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊं, तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाए बताओ, तो ये वाले जो हैं समझो, इसको मैं कह देता हूँ एसईआर। अच्छा, ये थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है, एडवांस बायो है ये, कि भाई कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरफ होता है, तो आपका जवाब होगा ये टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन होता है, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। यानी कि न्यूक्लियस के करीब कौन सी टाइप होती है, ज्यादातर बुक्स में क्या लिखा हुआ है, जो न्यूक्लियस के करीब होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस से दूर है वो कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोर रफ की पहचान क्या है कि इसकी सरफेस पे मिल जाएगा आपको कुछ ग्रेन्यूल्स, और उन ग्रेन्यूल्स को हम लोग बायो में कहते हैं राइबोसोम्स। ये जो मैं पर्पल कलर से बना रहा हूँ ग्रेन्यूल्स, ये राइबोसोम्स है, ये इसके ऊपर होते हैं। और स्मूथ के सही। ऊपर कोई कुछ नहीं होता, स्मूथ स्मूथ है। तो ये चीज़ हो गई। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, अगर इसके पास, अब इसके पास राइबोसोम तो है नहीं इसके पास, यानी कि प्रोटीन बनाने का तो कोई काम नहीं है, तो प्रोटीन बनना तो समझो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है सर, इसका फंक्शन क्या है, ये पाया जाता है ऐसे सेल्स में, यानी कि ये पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है हमारे स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स, चंदा मसल्स क्या होते हैं, मसल्स हमारी बॉडी में वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी मूवमेंट करवाते हैं। अगर इंसान के जिस्म में सिर्फ मसल्स होते, बोन्स नहीं होती, तो हम रेंग रहे होते। अगर हमारे हम्म। बॉडी में सिर्फ स्केलेटन होता, हड्डियां मसल्स नहीं होते, तो हम मूव नहीं कर सकते थे। तो स्केलेटल मसल्स का मतलब वो मसल्स होता है जो हमारी हड्डियों से अटैच्ड है। सही। सही, और उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होता है समझो कैल्शियम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर कैल्शियम वेल्शियम भी स्टोर करता है। सही, तो स्मूथ हम्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज्यादा होगा जिनका काम कैल्शियम स्टोरेज का होगा। सही है बतूल, डन है। एक जी मिनट, जी। कॉल आ रही है, एक मिनट एक मिनट। कोई मसला नहीं है। चलो बेटा, हम लोग रिज्यूम करते हैं इसको। तो भाई मैं ये कह रहा था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स तो नहीं है। अब राइबोसोम्स नहीं तो इसका क्या काम है, इसके बहुत सारे काम है। तो सबसे पहला काम लिखा हुआ है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे स्केलेटल मसल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वहाँ पे उसका नाम अलग हो जाता है। वहाँ पे इसका नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चीज़ है सर ये, भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिर्फ नाम चेंज हुआ है। कहाँ पे इसका नाम तब्दील हो जाता है, जब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। अब बतूल तुम्हें मैंने मसल्स का तो बता दिया क्या होते हैं। मसल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूवमेंट करवाते हैं। अब बहुत सारे हम्म। बच्चे मसल्स को डिफाइन करते हुए मिस्टेक करते हैं। मसल्स, वो कहते हैं कि जो मसल्स हैं वो ऑर्गन्स हैं। नहीं, मसल्स ऑर्गन नहीं है। जैसे स्टमक एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन लिवर ये सब ऑर्गन है, मसल्स ऑर्गन नहीं है। मसल्स क्या है, मसल्स हमारे टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं, सेल से। सेल। और जो इस और मसल्स के जो होते हैं सेल्स, उनमें से एक मसल है जिसका नाम है स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स कहाँ पे होते हैं, हमारी स्केलेटन यानी कि हड्डियों के पास लगे हुए होते हैं, ये हमारी हम्म। मूवमेंट में काम आते हैं। तो उन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं, उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा या रफ ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर हमारे हड्डियों के साथ जो मसल्स लगे हुए हैं, उनके जो टिश्यूज हैं, उनके अंदर जो सेल्स हैं, उनके अंदर स्मूथ ज्यादा होगा। हम्म। सही, अब ठीक है। और जी। वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, चीज वही है बस नाम अलग हो गया। वहां पे इनको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक, पार्ट। पार्ट। क्योंकि सार्को जो है वो मसल से रिलेटेड होता है, वो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो इसलिए आपकी बुक्स में ना जिक्र किया हुआ है बस इसका। अच्छा, और क्या क्या काम करता है, इसके पास राइबोसोम तो है नहीं, ये प्रोटीन तो नहीं बना सकता। इसके पास जो है वो ये सिंथेसिस करता है ऑयल्स की, फैट्स की,
ये फॉस्फोलिपिड भी बनाने के काम आता है। तो यानी कि अगर कहीं लिपिड्स लिखा हुआ हो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाते हैं, वो भी सही है। फैट्स बनाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा ऑयल्स हैं। तो या तो लिपिड होना चाहिए एमसीक्यू में कहीं, या तो ऑयल्स होना चाहिए। सही है। ये चीज़ है। और एक और क्या चीज़ बनाने के काम आते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। ये दो चीज़ें बनाने के काम आते हैं। सही है। तो याद रखिएगा, ये दो चीज़ें बनाने के काम आते हैं। ये कहाँ कहाँ उसका पाए जाते? हाँ जी जी बोलिए। ये फॉस्फोर जो है ये लिपिड्स कहाँ होते हैं? क्या चीज़? ये जो आपने सेकंड बताया, हाँ हाँ। फॉस ये कहाँ क्या होते हैं? ऑयल्स। लिपिड। चंदा, मैं बता देता हूँ। तुमने नाम सुना होगा कुछ बायोमोलिक्यूल्स का, जिसमें सबसे नंबर वन पे कौन है? बायोमोलिक्यूल। वाटर। यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो हमारे सेल के अंदर होते हैं। सेल किससे मिलके बना है? तुम कहोगी सर सेल मिलके बना है। देखो जैसे अगर मैं पूछूं सेल किससे मिलके बना है खुद, तो तुम कहोगी सेल मिलके बना है सर उसके अंदर के स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुना होगा तुमने, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, ये सब आते हैं। तुम मुझसे पूछोगी ऑर्गेनल्स किससे मिलके बने, मैं कहूँगा मॉलिक्यूल से। सही बतूल। तुम मुझसे पूछो कि मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने, मेरा जवाब होगा मॉलिक्यूल्स मिलके बने एटम से। सही है। अब तुम बोलोगे सर हमारे सेल के लिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कौन कौन से जरूरी हैं जिनकी वजह से हमारा सेल जिंदा है, तो मैं कहूंगा ऐसे मॉलिक्यूल में सबसे नंबर वन पे कौन आता है फिर? वाटर। दूसरे नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। नाम सुना है तुमने? सही है, समझ गई। कार्ब समझ मतलब ये गई। कुछ सही जी। है। ठीक है, तो ये चीज है वो। इसी तरह वाटर के बाद कार्बोहाइड्रेट आ गए, जिसको शुगर्स कहते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CHO। थर्ड नंबर पे आपके पास है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। हम्म। लिपिड्स। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, एक सेकंड, मैंने नंबरिंग गलत कर दी। एक मिनट बतूल, एक मिनट, सो सॉरी। ये वाटर के बाद सबसे पहला नंबर जो है ना, वो प्रोटीन्स का है। सही है। वाटर के बाद सबसे पहला नंबर किसका है फिर? प्रोटीन्स। थर्ड नंबर पे आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स। फिर चौथे नंबर पे ना लिपिड्स। लिपिड्स। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं लिपिड्स और फैट्स एक ही चीज़ है। नो नो नो। लिपिड एक बहुत बड़ी क्लास है बेटा, मॉलिक्यूल्स की। उसके अंदर फैट्स भी आते हैं, ऑयल्स भी आते हैं, सब आता है। ये ये चीज़ है। तो कौन किसके अंदर है? ऑयल्स जो है वो लिपिड्स की कैटेगरी में आते लिपिड्स। हैं। बिल्कुल। हम्म। और ऑयल्स का काम क्या है? ऑयल्स का काम बहुत सारा है। ऑयल्स की वजह से एनर्जी मिलती है। हमारी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स वगैरह हैं। तो ये समझो ये सेल के लिए ज़रूरी है। ये वो वाला ऑयल नहीं जिसकी वजह से सेल को नुकसान पहुंचे। ये कहाँ कहाँ सही। पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अब इनकी लोकेशन है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले तो ये पाए जाते हैं ऐसे सेल्स में जो स्टेरॉइड प्रोड्यूस करते हैं। अब स्टेरॉइड क्या है? स्टेरॉइड भी एक लिपिड की क्लास है। स्टेरॉइड यानी कि लिपिड एक बहुत बड़ी हेडिंग हो गई। इसके अंदर ऑयल्स भी आता है, फैट्स भी आता है, स्टेरॉइड भी आता है। यानी कि ये वाला जो स्टेरॉइड है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, स्टेरॉइड से हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। और व्हाट इज अ स्टेरॉइड? ये एक लिपिड की कैटेगरी है। और ऐसे सेल्स जो स्टेरॉइड बनाते हैं या फैट्स या लिपिड्स बनाते हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? एडिपोज सेल्स। यानी कि स्मूथ सही। एंडोप्लाज्मिक। बिल्कुल, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एडिपोज सेल्स में होगा या नहीं? यस। और वो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे जो है एडिपोज सेल्स क्या बनाते हैं? एडिपोज सेल्स स्टेरॉइड बनाते हैं। तो अगर तुम देखो, यहाँ पे भी लिपिड्स का जिक्र था, ये भी लिपिड्स का जिक्र हो गया, ये भी लिपिड्स का जिक्र हो गया। अब सही है, समझ आए? यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बना रहे, बस लिपिड्स लिपिड्स में ज्यादातर खेल में। हम्म। सही है। अगला काम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे लिवर के सेल्स में भी पाए जाते हैं, और हमारे मसल्स के सेल्स में भी पाए जाते हैं। वहां पे ये जो है कौन से सेल्स में पाए जाते हैं लिवर और मसल्स के, जो क्या स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या चीज़ है, अभी बता देता हूँ। हमारी बॉडी में हम लोग जब ग्लूकोज इनटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी कहती है कि भाई मुझे 40 ग्राम ग्लूकोज चाहिए। मैंने इनटेक कर लिया 50 ग्राम। तो मैंने कितना ज़्यादा खा लिया? मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज ज़्यादा खा ली। अब जो जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है, वो हमारी बॉडी से निकलेगा नहीं, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। और किस फॉर्म में स्टोर होगा? उस फॉर्म का नाम है ग्लाइकोजन। तो व्हाट इज सही। ग्लाइकोजन? इट इज एक्सेस ग्लूकोज। यानी कि वो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में क्या हुआ हुआ है? स्टोर हुआ हुआ है। सर ये एक्सेस ग्लूकोज हमारे खून के अंदर रहता है या हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है?
तो मैं कहूँगा नहीं, ये हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। तो लिवर और मसल सेल्स के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कौन सी तादाद होगी, स्मूथ की या रफ की? तो तुम कहोगे सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? जिसकी सरफेस स्मूथ है, उसमें राइबोसोम्स हैं? नो। क्या ये हमारे स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है? बिल्कुल। वहाँ पे इसका यस। नाम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर सिंपल सा एक फंक्शन बता दें इसका, बस एक। चंदा, ये काम आता है ऑयल्स और फॉस्फोलिपिड बनाने में। सर मैं लिपिड लिख कर आ गए पेपर में, वो भी सही है। लिपिड्स के अंदर ही तो आता है ऑयल्स। ये कहाँ पाया जाता है? सर ये हमारे लिवर और मसल्स में पाया जाता है। ठीक है। और लिवर और मसल्स में ये, इसका क्या रोल है? ये ग्लाइकोजन ऐसे सेल्स में पाए जाते हैं जो क्या स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। सर ग्लाइकोजन क्या चीज़ है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज ही होता है, बस उसकी स्टोर्ड फॉर्म होती है। सही है। अच्छा, सही। ये वाले कौन से सेल्स हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स आसान है, तरीका मैं बता देता हूँ। अब जैसे जरा तुम कलर नोट करना। ये टिश्यू मैंने कौन से कलर से लिखा है? सही है। हाँ जी, पर्पल। पर्पल हो गया। सही है। ये एक टिश्यू है और ये इसके सेल्स हैं। हम्म। सही है, ये भी मैंने इसी कलर से बना दिए। फिर मैंने कहा बतूल कुछ बीच में एक्स्ट्रा भी सेल्स पड़े हैं बीच में। क्या ये इसके अपने सेल्स होंगे या ये इसके अपने सेल्स नहीं है? तो नहीं, तुम बोलोगी सर ये जो पर्पल वाले सेल्स हैं ये इसके जाती सेल्स हैं, और ये जो ग्रीन वाले सेल्स हैं ये इसके पराये सेल्स हैं, ये इस टिश्यू के अंदर इस इसके जाती सेल्स के बीच में पड़े हुए हैं। सही है। कोई ना कोई तो काम होगा इसका, तो ऐसे सेल्स को हम लोग बायो में कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ग्रीन वाले को कहते हैं। हाँ मतलब ग्रीन वाले मतलब कोई भी सेल जो किसी भी टिश्यू में उसके जाती सेल्स के आसपास पड़ा हुआ हो। आस पास सही। आसपास पड़ा हुआ हो, तो ऐसे सेल्स को फिर क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसके अंदर भी टेस्टिस के अंदर अपने जाती सेल्स होते हैं, उनके आसपास उसके पराये सेल्स होते हैं। तो उन पराये सेल्स का नाम एक अलग होता है, लेकिन उनकी कैटेगरी क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स उनको कहते हैं जो किसी भी टिश्यू के अपने उसके अपने जाती सेल्स के आसपास होते हैं। काम वो टिश्यू के लिए करेंगे, लेकिन उसके अपने खुद के सेल्स नहीं है। सही है। सही। इंटर का सही। मतलब याद रखना चंदा, इंटर जैसे तुम अभी इंटर में हो, यानी कि बिटवीन मैट्रिक एंड यूनिवर्सिटी लाइफ। तो इंटर का मतलब हो गया बिटवीन। इंटर सही है। का मतलब हो गया बिटवीन। ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल को? हाँ, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनल जो सेल में इतना ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि इतना चौड़ा ऑर्गेनल है, तो ऑब्वियसली सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा। ठीक है। तुम्हारे लिए जी। स्मूथ थोड़ा सा ट्रिकी होगा स्टार्ट में, परेशान नहीं हो। रफ आसान है। रफ क्या है? चंदा रफ तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप को कहते हैं जिसकी सरफेस रफ नहीं है, जो सॉरी जिसकी सरफेस स्मूथ नहीं है, उसकी सरफेस रफ है। रफ क्यों है? क्योंकि इसमें क्या लगे हुए हैं? बहुत सारे राइबोसोम्स। डन। और सही। राइबोसोम्स का फायदा क्या है? जहाँ राइबोसोम्स हैं वहाँ आरएनए, जहाँ आरएनए है वहाँ क्या बनेगा? प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन। स्मूथ के कंपैरिजन में देखो तो रफ के तो बहुत एक ही फंक्शन है रफ का बेचारे का, ये प्रोटीन बनाता है। स्मूथ तो बहुत अलग अलग जगहों पे काम काम करता है, लिपिड्स बनाता है, ऑयल्स, इतनी ज़्यादा टर्म्स हैं। तो आर इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद करना ज़्यादा आसान है। आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से सेल्स में मिलेगा बतूल? सिंपल सी बात है, ऐसे सेल्स में मिलेगा जो क्या बना रहे हो? प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन कोई बना भी, रही हूँ। बिल्कुल ऐसा कोई भी सेल बॉडी में जिसको प्रोटीन बनाना है वो जरूर चाहेगा तो सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मौजूद हो। सही है। हम्म। अच्छा, राइबोसोम के अंदर क्या होता है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है बतूल? प्रोटीन। प्रोटीन। इतने से प्रोटीन बनने को बायो में कहते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन, क्या लिखा मैंने? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, यानी कि प्रोटीन का बनना आरएनए से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये भी कौन? पांच। बिल्कुल ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम के अंदर ट्रांसलेशन होती है कि नहीं? तो आपका आंसर होगा यस, ट्रांसलेशन होती है। राइबोसोम में ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। तो सर इसके अंदर जो आरएनए होता है उससे क्या बनता है? प्रोटीन्स। हम्म। सर प्रोटीन बनने के बाद कहाँ जाते हैं? यहाँ से प्रोटीन बनने के बाद या तो इधर ही स्टोर रहते हैं, या तो मतलब साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं, या सेल के बाहर चले जाते हैं। तो ये जरूर याद रखना, ये ऑर्गेनल सेल के अंदर कहाँ पर है? न्यूक्लियस में नहीं है, ये साइटोप्लाज्म है। जितने भी ऑर्गेनल्स अब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा
वो सब कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस कहाँ था? साइटोप्लाज्म में। रफ एंडोप्लाज्मिक। न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। चंदा बिल्कुल, न्यूक्लियस के अंदर तो जो भी था मैंने बता दिया। वो जो आज था सही। क्रोमेटिन नेटवर्क और एक्स वाई जेड है ना। जी अब आप जी पढ़ी जी। हो सब कुछ ये वाला हिस्सा, यानी कि अब से तुम पढ़ी हो ये सब साइटोप्लाज्म पढ़ोगी अब तो। सही। इधर ही जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं इन्हीं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, लाइसो सब इधर ही है। तो इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर्स जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सही। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ये ना रफ का है ना ये स्मूथ का है, ये दोनों का मिला के फंक्शन लिख दिया है। जिसमें से कुछ रफ के होंगे कुछ स्मूथ के होंगे। सही है। पहला क्या लिखा हुआ है? आर ई आर। आर ई आर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो समझो राइबोसोम कहाँ पे अटैच होते हैं? तो क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है राइबोसोम्स को अटैच करवाने के लिए? आपका आंसर होगा यस। यानी कि एक सेल है। सपोर्टिंग। बिल्कुल एक सेल है। हमारे सेल में कुछ राइबोसोम्स ऐसे भी घूम रहे होते हैं, यानी कि वो फ्री होते हैं। लेकिन ज्यादातर राइबोसोम्स जो हैं वो इंतजार करते हैं कि यार हमें किससे अटैच होना है? आर ई आर से। समझ गई? यू हैव टू जी टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स इन योर सेल, फ्री फ्लोटिंग भी है और अटैच भी हुए हैं। ज्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ताकि वो उससे क्या हो सके? अटैच हो सके। तो अगर रफ नहीं होता तो ये बेचारे अटैच कहाँ होते? सही है। जी तो ये जी। राइबोसोम्स को जो घर मिल गया है, पहले वो बेघर थे, अब उनको घर दे दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाली टाइप में। अब वापस से स्मूथ आ गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये लिखा हुआ है बतूल। जी इसी को नीचे मैंने लिख दिया स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल, ये एक सेल को स्ट्रक्चर या ढांचा देने के काम आता है। ठीक है, एक ही बात है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास जो है वो सेल के अंदर क्या इंक्रीज करवाता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है सेल अंदर से जो है वो काफी उसमें जगह होती है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कोई भी टाइप हो, वो एक सेल का सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गेनल है? एक्सटेंसिव। सबसे ज्यादा फैला हुआ है। तो वो अंदर से सेल का सरफेस एरिया क्या करता है? बढ़ाता है। सरफेस हम्म। एरिया का मतलब है अंदर, जैसे क्लासरूम, चाहे कम बच्चे हों या ज्यादा बच्चे हों, क्लासरूम तो क्लासरूम ही रहेगी, उसका साइज इतना ही रहेगा। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ी सी मुनासिब फर्नीचर की सेटिंग कर दें तो हम कहें कि हाँ यार अब जरा जगह बन गई है अंदर ही अंदर, तो उसको कहते हैं सरफेस एरिया। सही है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शंस भी अच्छे से होंगे। सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो चाहे स्मूथ हो या रफ हो, वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? वो सेल में इंपोर्ट का भी काम करता है, यानी कि चीज़ें विद इन द सेल। वो एक्सपोर्ट का भी काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सेल में जाना। या इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या है? कि सेल से बाहर किसी दूसरे सेल में, सब जगह चीज़ें पहुंचाने के काम आता है। समझ आ गया? इंपोर्ट का मतलब क्या है? कि एक ही ऑर्गेनल के अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। एक्सपोर्ट का जी। हेलो। हाँ जी जी बतूल। सर बस एक मिनट दिएगा मुझे, एक ओके मिनट। ओके। मैं क्लास में हूँ, एक मिनट मुझे दे। ठीक है। अच्छा, चंदो इंपोर्ट का मतलब समझ में आया कि एक ही जगह से दूसरी जगह जाना इंपोर्ट हो गया। मतलब हम्म। अगर सेल से कोई चीज़ मंगवानी है वो भी इसके अंदर से आएगी। मतलब ये समझो सेल में टैक्सी का काम करते हैं सेल के अंदर। सही है। सेल के बाहर भी काम करते हैं। एक्सपोर्ट में आ गया आपके पास, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जानी हो। इंटरसेलुलर का मतलब है दो सेल्स के दरमियान। तो समझो ये ट्रांसपोर्टिंग एक स्ट्रक्चर है सेल के लिए। ये क्या इसका एक और क्या फंक्शन है बेटा? इसका एक और फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स अ पैसेज। इट प्रोवाइड्स ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर आरएनए टू पास फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। क्या मतलब इसका? ये मैंने न्यूक्लियस बनाया हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर बेटा एक और न्यूक्लियस होता है, आज तुमने पढ़ा था। उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस हाँ। में हमारे पास क्या बनता है? न्यूक्लियोलस में हमारे पास राइबोसोम्स होते हाँ हैं। वो। और हाँ। राइबोसोम्स के अंदर क्या कौन सा एसिड होता है? आपका जवाब होगा RNA। सही है। तो RNA न्यूक्लियस से बन के कहाँ जाता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से बन के कहाँ जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ से होते हुए पूरे सेल में जाता है। हाँ। समझी? तो यानी कि ये एक समझो एक पैसेज प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक चैनल प्रोवाइड करता है कि भाई जो RNA बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस में, तो वो फिर कहाँ से कहाँ जाए? वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चले आए। सही बेटा। डन है। स्मूथ जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम क्या कोई डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाते हैं ड्रग्स की? बिल्कुल। ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स भी करवाता है।
यानी कि जो भी हम लोग मेडिसिन ड्रग्स इनटेक करते हैं, मेडिसिन को बायो में ड्रग्स कहते हैं। कोई भी दवाई जो है जो हाँ। हमारी किडनी लिवर में जाके असरअंदाज हो कर सकती है, तो ये पूरी कोशिश करता है कि उसके असर को क्या करें हमारी बॉडी में, कम से कम करें, डिटॉक्सिफाई करें। मतलब ये चीज़ तुम्हें बहुत शॉक करेगी कि एक ऐसा ऑर्गेनल जिसके बारे में अभी तक हमने कोई ड्रग्स नहीं पढ़ा, है ना, उसका ये भी काम है कि ये आपकी बॉडी में क्या करवा रहे हैं बतूल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। और मैंने क्या हाँ। बताया था बतूल, क्या ये मसल्स में होता है? तो आपका आंसर होगा यस। कौन सा वाले टाइप मसल्स में होती है? आपका जवाब होना वो। चाहिए स्मूथ, है ना, हाँ। रफ नहीं। हाँ। स्मूथ के पास राइबोसोम होता है? नो। क्या स्मूथ कैल्शियम स्टोर करता है? यस। ये स्टोर हुआ हुआ कैल्शियम कब काम आता है? जब हमारा कोई मसल क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करता है। हाँ। तो जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह हम निवाला मुंह में डाल रहे हैं, ये हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी इन शॉर्ट, तो हमारे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके लिए चाहिए होता है कैल्शियम। वो कैल्शियम कहाँ से आता है? वो कैल्शियम मसल्स के सेल्स के अंदर कहाँ से आता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या मसल्स हाँ। के सेल्स के अंदर, मसल्स के, मसल्स टिश्यूज है, मैंने बताया था अभी, है ना, मसल्स टिश्यूज है। मसल्स के टिश्यूज में बहुत सारे क्या होंगे? सेल्स होंगे। तो इन सेल्स में बहुत सारा क्या लगा हुआ है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पे क्या काम करते हैं? वहां पे ये काम करते हैं कैल्शियम को स्टोर करवाने का। हम्म। सही है, ऐसी है ना। तो मसल्स टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो मसल्स के सेल्स के अंदर कौन सा ऑर्गेनल सबसे ज्यादा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो हाँ, उसका नाम क्या था अभी बताया था ना, नाम उसका अजीब सा था थोड़ा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्म। सही है, सार्कोप्लाज्मिक बिल्कुल। रेटिकुलम। और ये इतना ज़रूरी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये एक और ऑर्गेनल को जन्म देता है, इससे एक और ऑर्गेनल बनता है। उस ऑर्गेनल का बड़ा मशहूर नाम है गोल्जी बॉडीज, या आप इसको कह लो गोल्जी एपरेटस। तो यानी कि हाँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वो एक अगले ऑर्गेनल्स को भी बना रहा है अपने अंदर से। उस ऑर्गेनल का नाम क्या है? गोल्जी एपरेटस। इस पूरी क्लास में, आज की क्लास में, मैंने एक वर्ड बहुत जिक्र किया है, ऑर्गेनल। एक होता है चंदा ऑर्गन, ऑर्गन तो अलग है, और एक वर्ड होता है ऑर्गेनल। ऑर्गन क्या होता है? तुम बोलोगे वो तो सर सेल्स मिलके क्या बनते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज मिलके क्या हाँ। बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनता है? एक पूरा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन की एग्जांपल दे दें सर, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, हार्ट, हाँ। किडनी। और गैनल्स क्या है? और गैनल्स वो होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, सबसे आसान। सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनल। ऑर्गेनल्स। पूरा बोलते हैं सर, सेल ऑर्गेनल्स। सही है। सेल सही। भी कहाँ सर? न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म में? तो मैं बोलूंगा साइटोप्लाज्म में। तो तभी इनका नाम चल गया साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। क्या नाम चल गया इनका? साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को, सेल से छोटे वाले स्ट्रक्चर्स को जो सेल को बना रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। सर दो तीन एग्जांपल दे दें। ये लो भाई, न्यूक्लियस बिल्कुल, गोल्जी बॉडीज बिल्कुल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल। ये सारे कौन है? ये सारे सेल्स के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे मिलके सेल बना है। ठीक है बतूल। जी। इंशाल्लाह बतूल, सैटरडे को मैं ज़रूर तुम्हारी क्लास लूंगा। ठीक है। मैं इसका लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने, मैं सेंड कर दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आसानी जाए तुम्हें। जी। जी। सही चंदा, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं। फिर आप अब आप कब क्लास लेंगे? सैटरडे इंशाल्लाह मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। लेंगे, चलो सही सही है बतूल, फिर। ओके बेटा, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।